हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी ऑनर्स के कोर पेपर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन में क्या है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दें। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में विक्रम संवत 1700 से 1900 तक के काल को उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल कहा जाता है। यह काल 200 वर्षों तक चला। रीतिकाल पतन तथा घोर निराशा का काल रहा, क्योंकि इसमें शुद्ध भाव, पवित्रता, आस्था, विश्वास आदि का अभाव बना रहा। इस काल के काव्य रचना में एक विशेष प्रकार के नियम बनाए गए, जिसके आधार पर ही कवि लोग काव्य रचना किया करते थे। इस प्रकार के रीति यानी नियम के कारण ही इस काल का नाम रीतिकाल पड़ा। देखिए, ये रही रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां: श्रृंगारिकता, अलंकारिता, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, भक्ति और नीति, नारी के प्रति कुदृष्टि और उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण। श्रृंगारिकता: इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल की कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं तथा नखशिख का व्यापक वर्णन मिलता है। इस काल के अधिकतर कवि श्रृंगार की ही रचना करते थे। इस काल के कवि अपनी रचनाओं में शुद्ध और पवित्र प्रेम की रचना नहीं करते। वे हृदय की अनुभूति को नहीं बल्कि बाह्य सौंदर्य का प्रदर्शन करते थे। उस समय के राजाओं में वीरता और पराक्रमी भाव नहीं था। वे केवल ऐश्वर्य में ही मोहित रहते थे और अपनी मानसिकता के हिसाब से उन्हें उसी प्रकार का काव्य रचना भी अच्छा लगता था, और कभी भी अपने राजाओं को खुश रखने के लिए उसी प्रकार की कामुकता और विलासिता भरी रचनाएं करते थे। लेकिन रीतिकाल के सारे कवि एक जैसे नहीं थे। रीति मुक्त कवियों में शुद्ध प्रेम की रचना मिलती है, जो भक्ति काल में हुआ करते थे। मतलब भक्ति काल के जैसी, भक्ति काल में जिस शुद्ध प्रेम की रचना हुई थी, वैसे ही शुद्ध प्रेम की रचना रीति मुक्त कवियों में भी मिलती है। रीति काल के अन्य कवि अपने श्रृंगार काव्यों में अश्लीलता प्रकट करते थे। रीति मुक्त कवियों को छोड़कर जो अन्य सारे कवि थे, वे लोग अश्लीलता प्रकट करते थे। उनमें प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठा, त्याग, तपस्या आदि की कमी थी। अब देखते हैं अलंकारिता। इसका कारण दरबारों की विलासिता वातावरण है। हर एक कवि कविता को अलंकारों से सजाने को ही सार्थकता समझते थे। इस युग में अलंकार का अधिक प्रयोग हुआ और कवि लोग अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक ही कविता में विभिन्न प्रकार के अलंकारों से पूर्ण कर देते और स्वयं को श्रेष्ठ कवि समझने लगते थे। यहाँ कविता साधन न होकर साध्य हो चुकी थी। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि साधन और साध्य का अर्थ क्या है या इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, जैसे हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली हमारा साध्य हुआ, और हमें दिल्ली बस से या ट्रेन से जानी है तो वह वाहन साधन हो गया। उसी प्रकार अपने मंजिल तक जाने के लिए कवि काव्य को जरिया मानते हैं, लेकिन रीतिकाल में काव्य जरिया न होकर खुद मंजिल ही बन चुकी थी। आचार्य केशवदास तो अलंकार विहीन कविता को काव्य ही नहीं मानते थे, भले ही उनमें कितने ही गुण क्यों न हो। इसीलिए तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य के प्रेत भी कहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कवि केशवदास को कठिन काव्य के प्रेत क्यों कहा जाता है। इसकी पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। इस काल में काव्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। इस समय के जो कवि थे वे शुद्ध रूप से सत्यता की रचना नहीं करते, बल्कि खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए झूठी मूठी रचनाएं अपने राजाओं के पास खुद का सम्मान बढ़ाने के लिए क्या करते थे,
बहुत सारे कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्रों के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में काव्यों के लिखने के लिए नियम लिखे गए और इन ग्रंथों को लिखने वाले कवि आचार्य कहलाए। फिर अन्य जो कवि बचे वे भी लक्षण ग्रंथों की रचना करने लगे और ऐसे ही करते करते बहुत सारे लक्षण ग्रंथों की भरमार लग गई और आचार्य पद प्राप्ति करने के लिए इन कवियों ने अपनी हद ही पार करनी शुरू कर दी। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल में जितने भी कवि हुए सभी अपने आश्रयदाताओं का गुणगान करते थे, भले ही राजाओं में गुण हो या नहीं हो। कवि अपने शासकों के आगे खुद का मान बढ़ाने और राजाओं को झूठी शान से खुश करते थे। खुश होकर राजा उन्हें मोहरों से भर देते। इसलिए रीतिकाल के अधिकतर कवि अमीर थे और इन्हीं ऐशो आराम के कारण उनमें शुद्ध शिक्षाओं की कमी हो गई थी। भक्ति और नीति। इस काल के कवियों में भक्ति तथा नीति दोनों प्रकार के भाव दिखाई देते हैं। इस काल के कोई भी कवि भक्ति से दूर नहीं था, भले ही मजबूरी से या दिल से, पर भक्ति उनमें व्याप्त मिलती ही थी। नारी के प्रति कुदृष्टि। इस काल में नारी का सम्मान बिल्कुल भी नहीं होता था। रीतिकाल के राजा बहुत सारी शादियां करते, शराब पीते और पूरा दिन नर्तकियों का नाच देखा करते थे। इस काल के राजा भोग विलास में ही लिप्त रहते थे। उनमें शुद्ध भावना नहीं था और न ही प्रजा की हित का कोई ख्याल। इस काल में नारी बस पुरुषों को खुश करने की वस्तु समझी जाती थी। राजा की अगर ऐसी मानसिकता हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि उस राजा का राज्य कैसा हो सकता है। राजा को देखकर प्रजा का भी वही हाल था, लेकिन समय बदल चुका है। अभी नारी सम्मान सर्वोपरि वाला नारा गूंजता भी है और नारी का सम्मान भी होता है। अब देखते हैं उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण। देखिए, रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण केवल उद्दीपन के रूप में ही होता था। प्रकृति के आलम्बन और स्वतंत्र रूप में चित्रण बहुत ही कम मिलता है। उस समय कवि केवल कवि नहीं अपितु दरबारी कवि थे, जिसके आकर्षण का केंद्र नारी थी। इसीलिए इन कवियों का ध्यान प्रकृति के सौंदर्य की ओर गया ही नहीं। नायक नायिका के मानसिक दशा के अनुरूप ही प्रकृति भी संयोग में सुखद और वियोग में दुखद रूप में चित्रित हुई है। चलिए अब आखिर में देखते हैं हम लोग निष्कर्ष। रीतिकाल के कविताओं में कोई महान या उच्च उद्देश्य दिखाई नहीं देता है। अधिकतर कवि अपने शासकों को खुश करने के लिए श्रृंगार तथा मनोरंजन पूर्ण रचनाएं करते थे। इस काल के कवियों के यहाँ उत्तम काव्य रचना के लिए जीवन के प्रति जिस व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए था वो नहीं था। विलासितापूर्ण जीवन, दरबारी परिवेश की वजह से ही इनकी दृष्टि संकुचित हुई और जीवन की विविध पहलू छूट गए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपके लिए जल्द लाएंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। सो मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।